हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राकेश सर फिजिक्स में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कूलाम का नियम। तो बेसिकली मतलब समझते हैं कि कूलाम का नियम यूज़ कहाँ आता है। चूंकि हम जानते हैं कि दो आवेशों के मध्य या तो आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण बल लगेगा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि दोनों आवेशों की प्रकृति क्या है। अगर दोनों आवेश सजातीय आवेश हैं तो उनके मध्य प्रतिकर्षण बल लगेगा, और दोनों आवेश अगर विजातीय आवेश हैं तो उनके मध्य आकर्षण बल लगेगा। और अगर हमें इस लगने वाले आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का परिमाण पता करना हो तो हमें आवश्यकता पड़ती है कूलाम के नियम की। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि कूलाम का नियम दो आवेशित वस्तुओं के मध्य लगने वाले बल के परिमाण के बारे में जानकारी देता है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कूलाम का नियम। कूलाम के नियम को समझने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट समझते हैं बिंदु आवेश का। बिंदु आवेश होता क्या है? तो देखिए, दो आवेशित वस्तुओं की जो विमाएं हैं वो उनके मध्य की दूरी की तुलना में नगण्य हो तो उन आवेशित वस्तुओं को हम ट्रीट करते हैं बिंदु आवेश की तरह। इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं अपने पास समान त्रिज्या के दो चालक गोले एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं। मान लीजिए इनकी त्रिज्या कैपिटल R है। अगर यहाँ पर स्मॉल r मच ग्रेटर देन कैपिटल R हो तो इन आवेशित चालक गोलों को हम किसकी तरह ट्रीट करेंगे? इनको ट्रीट करेंगे बिंदु आवेश की तरह। आई होप आप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा कि बिंदु आवेश एक्चुअल में होता क्या है। इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती एवं मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए, कूलाम के नियम का जो स्टेटमेंट है वो ये है कि इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कूलाम के नियम को मैथमेटिकली समझने के लिए हम दो बिंदु आवेशों की कल्पना करते हैं। माना दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 परस्पर स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं। तो कूलाम ने ऑब्जर्व किया कि इनके मध्य लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल इन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा इनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको इक्वेशन 1 बोलते हैं, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। और इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन करने पर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कंबाइन करेंगे तो ये बन गया F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए समानुपातिक नियतांक को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। और समानुपातिक नियतांक को इंट्रोड्यूस किया हमने K Q1 Q2
अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पर के समानुपातिक नियतांक है, जहाँ के समानुपातिक नियतांक है, इसे स्थिर विद्युत बल नियतांक या कूलाम नियतांक भी कहते हैं। तो दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल का परिमाण आया है F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इस बल को हम कूलाम बल भी कहते हैं। इस बल को कूलाम बल या इसको स्थिर वैद्युत बल भी कहते हैं। तो हमारे पास में एक फॉर्मूला निकल के आया है कि दो बिंदु आवेश Q1 Q2 परस्पर r दूरी पर स्थित हैं, तो उनके मध्य लगने वाला जो बल होगा, विद्युत बल होगा, कूलाम बल होगा, वो F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर से दिया जाएगा। अब देखिए F के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। चूँकि बल एक सदिश राशि होती है तो इसकी दिशा का निर्धारण करना आवश्यक होता है। देखिए Q1 और Q2 दोनों आवेश, अगर मान लेते हैं दोनों धनात्मक आवेश हैं, अगर ये दोनों धनात्मक आवेश हैं तो दोनों एक दूसरे पर कौन सा बल लगाएंगे? प्रतिकर्षण बल आरोपित करेंगे। अगर Q1 पर Q2 कौन सा बल आरोपित करेगा? ये इस पर आरोपित करेगा प्रतिकर्षण बल। और Q2 पर Q1 कौन सा बल आरोपित करेगा? प्रतिकर्षण बल। तो देखने वाली बात यह है कि इनके मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल इस दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश है। और अगर दोनों आवेश विजातीय आवेश हैं, अगर ये धनात्मक आवेश हैं और ये अगर ऋणात्मक आवेश हैं, तो उस कंडीशन में इन पर बल कैसा लगेगा उस चीज़ को हम देखते हैं। तो Q1 पर Q2 कौन सा बल लगाएगा? Q1 पर Q2 आकर्षण बल लगाएगा और Q2 पर Q1 कौन सा बल लगाएगा? आकर्षण बल लगाएगा। तो यहाँ भी ध्यान देने वाली बात यह है कि इनके मध्य लगने वाला आकर्षण बल भी दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो कूलाम बल होता है वह दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है, इसलिए इसे सेंट्रल फोर्स या केंद्रीय बल भी कहते हैं। तो क्वेश्चन उठता है कि सर कूलाम के बल को हम या कूलाम बल या स्थिर विद्युत बल को केंद्रीय बल कहते हैं, क्यों? तो आपका जवाब होगा कि सर ये जो कूलाम बल होता है वो दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। अब हम डिस्कस करते हैं समानुपातिक नियतांक के बारे में। कि अपने को पता चल गया है कि कूलाम बल का मान F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर से दिया जाता है। F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फॉर्मूला बनेगा F इंटू आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। अगर हम बात करना चाहें के मात्रक एवं विमा के बारे में, तो के का मात्रक लिखने के लिए के का मात्रक हम बात कर रहे हैं SI पद्धति की। तो के का मात्रक, बल का मात्रक क्या होता है? SI वो होता है न्यूटन। तो बल का मात्रक हो गया न्यूटन। आर होती है दोनों के मध्य की दूरी और दूरी का मात्रक होता है मीटर। और यहाँ पर इसका स्क्वायर है तो क्या बन गया? मीटर स्क्वायर। आवेश का मात्रक SI पद्धति में मात्रक कूलाम होता है। ये भी आवेश है, इसका मात्रक भी क्या हो गया? कूलाम। तो यहाँ से जो मात्रक निकल के आएगा वो मात्रक होगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। अब हम बात करते हैं के की विमा की। तो के की विमा के लिए हमें बल की विमा लिखनी पड़ेगी और बल की विमा जो होती है वो होती है M1 L1 T-2।
और दूरी की विमा होती है L1, इसका स्क्वायर है यहाँ पे। आवेश की विमा होती है A1T1, तो ये हो गया A1T1 इस आवेश के लिए, इसके लिए भी हो जाएगा A1T1। तो यहाँ इसको सोल्व करते हैं तो आएगा M1 L1T - 2 और यहाँ बन गया L2 और यहाँ हो गया A2T2। तो यहाँ सोल्व करने पर आ गया M1 L - 1 और यहाँ बन जाएगा T - 2 और T - 2 पर आके कितना होगा T - 4 और A - 2। तो K की जो विमा आ रही है वो आ रही है M1 L - 1 T - 4 A - 2। हम बात करते हैं K के मान के बारे में कि K का मान कितना होता है। तो देखिए K कोई सार्वत्रिक नियतांक नहीं है। K का मान निर्भर करता है दो बातों पर। नंबर 1, आपने कौन सी मात्रक पद्धति एडॉप्ट की है उस पर। सेकंड पॉइंट, दो बिंदु आवेशों के मध्य कौन सा माध्यम उपस्थित है, इस बात पर भी K का मान निर्भर करता है, माध्यम की प्रकृति पर। तो अब हम समझते हैं मात्रक पद्धति पर K का मान किस तरह निर्भर करता है। चूंकि अपने जानते हैं कि फॉर्मूला होता है F = K Q1 Q2 / R² और यहाँ से K का फॉर्मूला आ जाएगा F × R² / Q1 Q2। और अगर हम यूज़ करते हैं SI पद्धति, तो SI पद्धति में हम जानते हैं कि जो F होता है वो होता है आपका फोर्स, और फोर्स का जो यूनिट होगा वो SI पद्धति में यूनिट होता है न्यूटन, और R जो है वो यहाँ पर दोनों के बीच की डिस्टेंस है, और डिस्टेंस का SI पद्धति में मात्रक होता है मीटर। और Q1 और Q2 क्या है, चार्ज हैं, और चार्ज का जो SI पद्धति में मात्रक होता है वो होता है कूलाम। और अगर हम SI पद्धति यूज़ करते हैं तो जो K का मान निकल के आता है वो आता है K = 1/4πε0, जिसका मान होता है 9 × 10⁹ और हमने इसका मात्रक पढ़ा था न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलाम -2, जहाँ पर ε0 क्या है, ε0 है निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, और जिसका मान होता है 8.854 × 10⁻⁻12। एक चीज़ क्लियर है कि यहाँ पर ε0 का जो मात्रक होता है वो K के व्युत्क्रम होता है। तो K का जो अब यहाँ ε0 का जो मात्रक आएगा वो मात्रक होगा कूलाम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर -2। अब समझते हैं ε0 का मतलब क्या होता है, विद्युतशीलता का मतलब क्या होता है। तो हम आने वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, विद्युत क्षेत्र को विद्युत बल रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो कोई माध्यम विद्युत बल रेखाओं को कितना पास होने की परमिशन देता है, उस चीज़ को हम उस माध्यम की क्या कहते हैं, विद्युतशीलता कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि K का मान अगर हम दूसरी मात्रक पद्धति अडॉप्ट कर दें तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। सपोज कीजिए हमने कौन सी पद्धति अडॉप्ट की, CGS पद्धति अडॉप्ट की। तो हम जानते हैं कि SI पद्धति में इसका जो मान आया है K का, वो मान आया है 9 × 10⁹ और मात्रक था इसका न्यूटन × मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। अगर हम CGS की बात करें तो आपको पता है CGS पद्धति में
जो बल का मात्रक होता है वो होता है आपका डाइन। जो दूरी होती है उसका मात्रक होता है सेंटीमीटर, और जो आवेश होता है उसका मात्रक होता है स्टेट कूलाम। और हम जानते हैं कि 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होते हैं, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 कूलाम में 3 गुणा 10 की पावर 9 स्टेट कूलाम होते हैं। इन सब की वैल्यू पुट करके के की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो के इक्वल टू हो गया 9 गुणा 10 की पावर 9। न्यूटन की जगह हम पुट कर देते हैं 10 की पावर 5 डाइन, और मीटर की जगह पुट किया 100 सेंटीमीटर अपॉन कूलाम की जगह पुट किया 3 गुणा 10 की पावर 9 स्टेट कूलाम। इसका आ गया स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ इसको जब सोल्व करेंगे तो 9 गुणा 10 की पावर 9, यहाँ पे 10 की पावर 5 आ गया, और यहाँ पे 100 का स्क्वायर हो गया, तो ये 10 की पावर 4 हो गया, और यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ जाएगा डाइन इंटू सेंटीमीटर का स्क्वायर अपॉन इसका जब स्क्वायर किया तो बन गया 9 गुणा 10 की पावर 18, और ये हो गया स्टेट कूलाम का स्क्वायर। 9 से 9 कैंसिल आउट हुआ, 10 की पावर 5 और 10 की पावर 4 ऐड होकर 10 की पावर 9, और 10 की पावर 9 और 9 18, तो कैंसिल आउट हो गया, और ये वैल्यू आई है 1। तो 1 डाइन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन स्टेट कूलाम का स्क्वायर। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं के की माध्यम पर निर्भरता। माध्यम पर के की माध्यम पर निर्भरता। तो देखिए, अगर आपने दोनों बिंदु आवेशों के मध्य निर्वात ले रखा है या हवा माध्यम उपस्थित है, तो जो के की वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो वैल्यू आती है वो आती है 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम -2। अगर दोनों बिंदु आवेशों के मध्य माध्यम उपस्थित है, अगर दोनों बिंदु आवेशों के मध्य माध्यम उपस्थित है, तो के का जो मान होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, जहाँ पर एप्सिलॉन क्या चीज़ है, वो है माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता। विद्युतशीलता यहाँ से क्लियर हो गया कि के का मान माध्यम में अलग होता है, निर्वात में अलग होता है। मतलब के का मान अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। देखिए, दो बिंदु आवेशों के मध्य कूलाम बल यदि निर्वात उपस्थित हो तो फॉर्मूला यूज किया जाएगा F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और माध्यम उपस्थित है तो यहाँ यूज किया जाएगा FM = 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ एप्सिलॉन है माध्यम की परमिटिविटी, माध्यम की विद्युतशीलता। हम डिस्कस करने जा रहे हैं माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। तो हम जानते हैं कि दो बिंदु आवेश हैं Q1 Q2 और उनके मध्य की दूरी r है और उनके मध्य निर्वात उपस्थित है। तो निर्वात उपस्थित है तो उस समय उनके मध्य जो कूलाम बल लगेगा वो कूलाम बल कितना लगेगा, हवा या निर्वात में जो कूलाम बल लगता है, हवा या निर्वात में जो कूलाम बल लगेगा वो लगेगा F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोला। और माध्यम की उपस्थिति में बात करें, माध्यम में तो उनके मध्य लगने वाला कूलाम बल जो होगा वो होगा Fm = 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को डिवाइड करते हैं समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, तो
तो आपके पास आंसर आया एफ बाई एफ एम इक्वल टू, ये बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर से Q1 Q2 आर स्क्वायर बर्बाद हो गया, 4 पाई से 4 पाई तबाह हो गया, तो आंसर आया आपका एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से एफ बाई एफ एम की जो वैल्यू आने वाली है वो वैल्यू आने वाली है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसी को हम बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता, इसी को बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम लिखेंगे निर्वात में स्थित दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला कूलाम्ब बल एवं समान दूरी पर माध्यम में स्थित बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले दोनों के मध्य लगने वाले कूलाम्ब बल के अनुपात को माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। चूँकि हमने देखा कि जो एप्सिलॉन आर है वो एफ बाई एफ एम, फोर्स अपॉन फोर्स, मतलब यहाँ पर ये जो आपका एप्सिलॉन आर है वो एक शुद्ध अनुपात है, प्योर रेशियो है, इसलिए यह एक विमाहीन राशि है, विमाहीन भौतिक राशि है, विमाहीन, इसलिए यह विमाहीन है। और सामान्यतः जो एप्सिलॉन निर्वात है, निर्वात के लिए एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। हवा के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू जो होती है 1.005 समथिंग होती है, इसीलिए हवा या निर्वात में अप्रोक्सीमेटली एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 ले ली जाती है। अगर आपके पास में मोम उपलब्ध है या पैराफिन है तो एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू होती है वो अप्रोक्सीमेटली 2 के इक्वल होती है। और अगर हम बात करें धातु की, तो धातु के लिए एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है इनफाइनाइट, अनंत होती है।